myself Mohit Bansal, Biology and Medicine videos, Biosphere Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो नया चैप्टर है, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज सेल साइकिल। आपको ये पता है एक साइकिल क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो खुद को बार बार रिपीट करे, which repeats itself is known as a cycle. सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल एक अपने लाइफ टाइम के दौरान एक फिनोमेना एग्जिबिट करेगी जिस दौरान कोई प्रोसेस बार बार रेपिटेशन के अंदर चलेगा। कुछ ऐसे, जैसे मान के चलिए ये इस तरीके से चला, उसके बाद में ये फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये जो रेपिटेटिव प्रोसेस है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेल साइकिल। इस दौरान कितने मेजर इवेंट होते हैं? इसके दौरान पहला मेजर इवेंट जो होता है दैट इज सेल ग्रोथ। सेल अपना साइज इंक्रीज करेगी, सेल अपना मटेरियल बढ़ाएगी एंड अल्टीमेटली सेल डिवीजन। तो हमारे पास सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन दोनों साथ में ऐड होते हैं और हमारे पास जो टर्म बन के बाहर निकलती है दैट इज नोन एज सेल साइकिल। तो इस सेल ग्रोथ के पीरियड के दौरान हमारे पास कितनी मेजर चीजें होती हैं? सेल ग्रोथ, इस दौरान सेल अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाएगी, पहली बात। सेल अपना न्यूक्लियस का मटेरियल बढ़ाएगी, न्यूक्लियस का मटेरियल बढ़ाएगी। साइटोप्लाज्म बढ़ाने के बाद, न्यूक्लियस बढ़ाने के बाद अपना एंजाइम, अपना प्रोटीन, ऑर्गेनल, ये सारी चीजों का अमाउंट बढ़ाया जाएगा। तो इस दौरान सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेगी जिसे हम क्या कहेंगे? सेल ग्रोथ। और उसके बाद में इन पर्टिकुलर हमारे पास कौन सा इवेंट चलेगा? हमारे पास चलेगा सेल डिवीजन। अगली चीज है सेल डिवीजन। ओके, तो आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो सेल ग्रोथ है, सेल ग्रोथ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फिनोमेना है। मतलब ये कभी भी बंद नहीं होगा, ये लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन डिवीजन जो हमारे पास है वो कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब लिमिटेड है किसी पर्टिकुलर स्टेज के लिए। ओके, तो हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें जो डिवीजन का फेज होगा उसे प्रिसाइजली क्या नाम दिया जाएगा? इसे नाम दिया जाएगा एम फेज। एम स्टैंड्स फॉर माइटोटिक फेज। तो जो सेल ग्रोथ है ये तो कॉन्टिन्यूस है, ये तो सारा टाइम ही चलती रहेगी। फिर भी हम इसके लिए एक इंटरप्रिटेशन यूज कर लेते हैं दैट इज आई फेज। आई स्टैंड फॉर इंटरफेज। तो हमारे पास आई फेज प्लस एम फेज कुल मिला के सेल साइकिल बनाते हैं। ओके, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ये हमारे पास इसकी एक रफ इंटरप्रिटेशन थी। हमारे पास सवाल क्या उठता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसकी वजह से सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो टर्म पढ़नी पड़ेगी दैट इज माइटोसिस। ओके, हमारे पास डिवीजन दो तरीके की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। इसे कैसे समझेंगे? हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल्स होती हैं। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं या कोई भी बॉडी की बात करूं, एक होती है हमारे पास सोमैटिक सेल और एक हमारे पास होती है जर्म सेल। दो तरीके की सेल, फर्स्ट वन इज सोमैटिक सेल एंड सेकंड वन इज जर्म सेल। आपकी 99.9% बॉडी सोमैटिक सेल से बनी है। अब कहीं से कोई भी सेल उठा लीजिए, चाहे वो आपके हेयर्स की सेल हो, आपके आईज की सेल हो, आपकी स्किन की हो, हार्ट की हो, मसल, एनीथिंग, वो सारी की सारी सेल्स कौन सी रहने वाली हैं? सोमैटिक सेल्स। मैं सेल्स लिख देता हूं पीछे। जर्म सेल कौन सी होती हैं? ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक लेयर की फॉर्म में होती है। जैसे टेस्टिस के अंदर हमारे पास जर्म सेल्स मिलती हैं ह्यूमन मेल्स के अंदर, और ओवरीज के अंदर हमारे पास जर्म सेल्स की लेयर बनती है। ये जर्म सेल की खासियत क्या है? ये हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में मिलती हैं, दो तरीके की सेल। तो मेरी बॉडी में जो सोमैटिक सेल है इनका बेसिक पर्पस क्या है? इनका बेसिक पर्पस है बॉडी को ग्रोथ दिलाना। और बॉडी ग्रोथ के दौरान आप अपनी बॉडी में किसी भी सेल से अगर क्रोमोसोम का नंबर काउंट करते हैं, कहीं से कोई भी सेल उठा लीजिए अपनी जर्म सेल के अलावा,
तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना देखेंगे? 46। जब आप पैदा हुए थे या बहुत छोटे थे, आपके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम थी। अब आप अपनी 16, 17 या 18 साल की जो भी आपकी उम्र है, इसके अंदर अगर आप चेकआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर गई है। और इस दौरान आप कहीं से कोई भी सेल उठा लीजिए, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना रहने वाला है? 46। मतलब हमारे पास काउंट इंक्रीज हुआ है, किसका? सेल्स का। लेकिन हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर स्टैटिक रहा, कांस्टेंट रहा। और इस चीज को करवाने के लिए हमारे पास जो डिवीजन होती है, दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं, लेकिन हमारे पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, दैट इज कांस्टेंट, 46 ही रहेगा। आप अपने फादर मदर के अंदर भी देख लीजिए, उनकी उम्र काफी ज्यादा होगी, किसी की 50, 60 जो भी एक्सटेंड कर रही है। इस उम्र में भी आप उनकी कोई भी सेल उठा लीजिए, सोमैटिक सेल, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास 46 ही रहेगा। दैट मीन्स बॉडी ग्रो तो कर रही है, लेकिन उसमें सेल्स का नंबर कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। और ऐसी डिवीजन को नाम क्या दिया जाता है? माइटोसिस, जिसमें एक सेल से 2 सेल बनेंगे और क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा। और बेसिकली ये किस पर्पस के लिए यूज की जा रही है? ये यूज की जा रही है फॉर ग्रोथ। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जर्म सेल्स। जर्म सेल की खासियत क्या है? ये हमारे पास टेस्टिस में मिल रही थी और ये हमारे पास ओवरीज के अंदर मिल रही थी। मेल्स में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। तो इनकी खासियत क्या है? ये लेयर की फॉर्म में होती हैं, बहुत कम सेल्स होती हैं। ये एक प्रोसेस करती हैं मियोसिस, और मियोसिस के दौरान ये क्या करेंगी? आपकी जो जर्म सेल होंगी उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहने वाले हैं, लेकिन जो नई सेल्स बनाई जाएंगी उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? 23। स्पर्म्स मेल के अंदर और एग्स फीमेल के अंदर, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है। हाफ करवाने का लॉजिक क्या है? जब हमारे पास कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान स्पर्म और एग आपस में मीट करते हैं। 23 वाला स्पर्म और एग जब आपस में मीट अप करेंगे तो जो नया जायगोट बनेगा वो 46 ही होगा। इससे हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है। आप अगर ये अज्यूम करें, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा होता तो हम इस हिसाब से ले सकते हैं। अगर हमारे पास 46 वाली सेल 46 वाला स्पर्म और 46 वाला एग बनाती, नो डाउट उसमें प्रोसेस माइटोसिस चलता, मैं मान लेता हूं मियोसिस जैसा कुछ नहीं है, तो जो 46 वाला स्पर्म और 46 वाला एग आपस में मीटअप होते तो नए ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 चला जाता, जो कि पॉसिबिलिटी में नहीं होता। तो हमारे पास ज्यादा बेटर क्या है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली टेम्परेरी सेल बनाई जाए। इस दौरान जो भी सेल बनाई जा रही है वो बॉडी का साइज इंक्रीज कर रही है। क्या आपने कभी सुना कि स्पर्म ने मिलकर कोई ऑर्गन बना लिया या एग ने मिलकर कोई ऑर्गन बना लिया? टेम्परेरी सेल्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है। स्पर्म 5 दिनों तक जिंदा रहते हैं और एग का लाइफ स्पैन जो होता है 24 आवर्स ही होता है। तो ये टेम्परेरी सेल है जो बॉडी से बाहर इजैक्यूलेट करवा दी जाती हैं, लेकिन ये बॉडी का हिस्सा बनाती हैं। तो मियोसिस के दौरान खास क्या होगा? एक सेल से 4 सेल्स बनेंगी। 1 सेल फॉर्म्स 4 सेल्स। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे पास है 46 से कितना रह गया? 23 रिड्यूस हो जाता है। पिछले केस में कांस्टेंट था। अच्छा, हमारे पास एक 46 वाली सेल 4 23 वाली सेल्स बनाती है। अब ये कैसे हो जाएगा वो हम जब प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ बेसिक समझा दूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेल डिवाइड क्यों करती है। हम इस फिनोमेना पे थे कि सेल डिवाइड क्यों करती है। तो हमारे पास टॉपिक है कि ये जो सेल है वो क्यों डिवाइड करेगी। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई। थ्योरी का नाम है कर्न प्लाज्म थ्योरी। कर्न प्लाज्म थ्योरी हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। ये चीजें आपके नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और एक हमारे पास होता है और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो।
इसमें दो चीजें हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हमारे पास सेल की टेंडेंसी रहती है कि वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अमाउंट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करके रखे। अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमारे पास एक छोटी सी सेल है जिसमें एक पर्टिकुलर साइज का न्यूक्लियस है, हम कह लें सेल के हिसाब से ये काफी बड़ा न्यूक्लियस है। तो इसके लिए बड़ा आसान होगा सेल के जो भी साइटोप्लाज्म में रिएक्शंस चल रही हैं, जो भी एक्टिविटी चल रही है, उन्हें कंट्रोल करना। स्मॉल सेल में न्यूक्लियस लार्ज है कंपैरेटिवली, और उसके लिए कंट्रोल इजी है, क्योंकि कम एरिया के अंदर कंट्रोल करना काफी इजी हो जाता है। जब सेल अपना साइज ग्रो करेगी, वो साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज करेगी, वो नए मटेरियल को सिंथेसाइज करेगी, तब हमारे पास इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। अब न्यूक्लियस का कंपैरेटिवली साइज छोटा रह गया, तो अब न्यूक्लियस के लिए इतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम करने के लिए वो क्या करता है, डिवीजन इनिशिएट करा देता है। उससे एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगी। एक तो हमारे पास ये तरीका रहता है, दूसरा हमारे पास जो होता है कॉन्सेप्ट, दैट इज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हमें क्या समझाती है, जब सेल अपना साइज ग्रो करती है, जब सेल का साइज ग्रो करेगा, साइज ग्रो करेगा, तो हमारे पास सेल की वॉल्यूम साथ में इंक्रीज करेगी, लेकिन सरफेस एरिया ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन नई सिंथेसाइज नहीं हुई है अभी। सरफेस स्टैटिक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उतना ही। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बढ़ी हुई वॉल्यूम प्रेशराइज करेगी और हमारे पास सरफेस एरिया इनसफिशिएंट रह जाएगा नए मटेरियल के लिए। तो ऐसी स्टेज में सेल डिवाइड कर जाती है। ये दो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट थे जो कि डिवीजन के होने को सेटिस्फाई करते हैं कि डिवीजन क्यों होगा। ओके, तो इसके बाद में हम कुछ बेसिक्स और लगा लेते हैं। बेसिक्स में पिछले लेक्चर्स के अंदर सेल वाले चैप्टर के अंदर ये डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसे दोबारा डिस्कस कर देता हूं। हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में होता है, ये 3 फॉर्म्स में मिलता है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड। इसमें फर्क क्या, जैसे सपोज मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे सस्पेंडेड पड़ा है। क्या आप कैलकुलेट आउट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं? नहीं, क्योंकि ये अभी पर्टिकुलर शेप में नहीं आए हैं। डिवीजन से जस्ट पहले ये जो मास है ये कंडेंस होगा और कुछ ऐसी शेप बना देगा। क्या अब आप कैलकुलेट आउट कर पा रहे हैं कि कितने क्रोमोसोम हैं? हाँ जी, अब आप कैलकुलेट आउट कर पाएंगे। ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में ये बनाऊं, क्या अब आप कैलकुलेट आउट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हैं? हाँ जी, यहाँ पे क्रोमोसोम अभी भी 2 ही है। हम जब भी काउंट करते हैं क्रोमोसोम का नंबर, आप कोशिश कीजिएगा, ट्रिक होती है, आप सेंटर पॉइंट्स काउंट के, सेंटर पॉइंट्स। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट 2 हैं, यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट 2 है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर 2 ही रहेगा। यहाँ पे आर्म्स पर क्रोमोसोम आर्म्स 4 है, यहाँ पे पर क्रोमोसोम आर्म्स जो है 2 है। सपोज आपका ही केस लेके देखिए, आपकी मेन बॉडी पे 2 टांगे 2 बाजू लगी हुई है, आपकी एग्जिस्टेंस एज अ 1 इंडिविजुअल है। अगर सपोज किसी कारण से आपकी एक आर्म और एक लेग लूज हो जाए, कट ऑफ हो जाए, तो क्या आप 2 बन जाएंगे? नहीं, तब भी आप एक सिंगल इंडिविजुअल ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर इस तरीके से काउंट किया जाता है। आप कभी भी आर्म्स काउंट करने मत बैठिएगा, आप काउंट कीजिएगा नंबर ऑफ सेंटर पॉइंट्स कितने हैं। ये क्रोमोसोम हुआ, डिवीजन से पहले इसने साइज लिया, तो इसे एक बार के लिए भूल जाइए। अब जब सेल डिवीजन शुरू करेगी तो यहाँ पे बीच में से क्लीवेज हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या है, ये अपर वाली जो आर्म्स है ये अलग में चली जाएंगी, लोअर वाली निचले के इसमें चली जाएंगी। कुछ इस तरीके से डिवीजन होगी। 1 2 3 4। इसका ओरिएंटेशन थोड़ा स्विच कर लीजिएगा, मेरे से थोड़ा सा रफ में बन गया। तो यहाँ पे हर सेल में अब कितने क्रोमोसोम है? 2। इस सेल में भी कितने क्रोमोसोम है? 2। और इसमें भी कितने थे? 2 ही थे।
तो डिवीजन के बाद जब हमारे पास क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है, जो नई स्ट्रक्चर बनती हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स। ओके, अब क्रोमैटिड में मेरे पास दो केस बनते हैं, एक है मेरे पास सिस्टर क्रोमैटिड और एक है मेरे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसमें सिस्टर कौन से, नॉन सिस्टर कौन से, अगर मैंने नंबरिंग दू 1 2 3 एंड 4, ओके, शायद आई होप आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज मेरे पास शॉर्ट ही रह रहा है। तो 1 एंड 3 सेम पेरेंट्स से बिलोंग करते थे, ये इसी से बने हैं, तो ये आपस में सिस्टर्स हुए। हमारे पास यहां पे देखिए आप 2 एंड 4 सेम क्रोमोसोम पेरेंट्स से बिलोंग करते थे, तो 2 एंड 4 आपस में सिस्टर हुए। 1 3 2 4 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अगर मैं नॉन सिस्टर की बात करूं, 1 और 2 सेम पेरेंट्स से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अलग अलग पेरेंट्स से बने हैं, तो ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हुए। ये सिस्टर एंड नॉन सिस्टर होता है, इसे मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम डिवीजन पढ़ेंगे तब ऐसी टर्म्स आपको बहुत बार सुनने को मिल सकती हैं। अगला मेरे पास कॉन्सेप्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जरा ये चेकआउट कर लेते हैं होमोलोगस और नॉन होमोलोगस में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। आपकी बॉडी में सारे के सारे क्रोमोसोम आपस में पेयर में है। ओके, आपकी हर सेल के अंदर क्रोमोसोम जो पेयर में मिलेंगे। अगर मैं अलग अलग कलर से इनकी डिफरेंशिएशन बना दूं, मान के चलिए ये मेरे पास ब्लू कलर में यहां पे बना दिया, उसके बाद में मैं ब्लैक कलर से थोड़ा छोटे साइज का यहाँ पे बना देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो मैं पेंसिल से बना देता हूँ, एक ही यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, अगर आपको यहाँ पे पेयर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि हमारे पास पेयर्स फाइंड आउट करें, तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पेयर्स कौन कौन से मिले हमारे पास, 1 एंड 6 आपस में पेयर हैं। ओके, 2 एंड 5 आपस में पेयर हैं, 3 एंड 4 आपस में पेयर हैं, क्योंकि इनका साइज सेम है, इनकी स्ट्रक्चर सेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा जाएगा, कई बार हमारे पास साइज सेम हो जाता है, स्ट्रक्चर सेम हो जाता है, लेकिन जो मेन मायने रखती है चीज वो है जीन की पोजीशन। वो कैसे, मैं यहां पे समझाता हूं। यहां पे मैं 3 क्रोमोसोम्स ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, इनका अप्रोक्सीमेटली हो सकता है मेरे बनाने में थोड़ा सा एरर हो, लेकिन मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे इनका साइज सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। 1 2 एंड 3, क्या आप बता पाएंगे कि इन तीनों में से कौन से होमोलोगस है और कौन से आपस में होमोलोगस नहीं है, नॉन होमोलोगस है? हम नहीं बता सकते, कारण इन तीनों का साइज जो है वो सेम है। अगर मैं कहूं यहाँ पे हेयर कलर का जीन है, यहाँ पे हेयर कलर का जीन है और यहाँ पे स्किन कलर का जीन है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हेयर कलर का जीन है, यहाँ पे स्किन कलर का जीन है और यहाँ पे भी हेयर कलर का ही जीन है। तो जीन की पोजीशन देखनी है हमें, हम साइज और स्ट्रक्चर और शेप को बाद में रखते हैं, प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या चेक करना होता है, जीन की पोजीशन। तो यहाँ पे सेम पोजीशन पे हेयर है, यहाँ पे स्किन है, मतलब ये आपस में पेयर नहीं बना सकते हैं। अगर मैं 1 एंड 3 को ध्यान से देखूं तो दोनों में सेम पोजीशन पे हेयर कलर का ही जीन है। दैट मीन्स 1 एंड 3 आपस में होमोलोगस हुए, लेकिन 1 और 2 या 2 एंड 3 आपस में नॉन होमोलोगस हुए। ये चीज क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे मियोसिस का प्रोसेस। ओके, अभी फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रिसाइजली सेल ग्रोथ यानी कि इंटरफेस प्रोसेस को, इंटरफेस को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक माई वर्क। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।